विराजिए। माननीय विपक्ष के नेता टीकाराम जी। हे राम, मैं आज की शुरुआत उस महान पुरुष से करना चाहूंगा जिनकी तस्वीर आपके पीछे लगी है। सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा है और आज ही के दिन 5:27 पे उनकी हत्या कर दी गई और गांधी जी जब जमीन पे गिरे तब उनके मुख से अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर यह कहा था कि मैं राम का सच्चा उपासक हूं, तो जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन मेरे मुख से अंतिम समय राम शब्द निकले तो मान लेना कि मैं राम को मानने वाला हूं, राम मेरे हृदय के अंदर है। आज की स्थिति नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यह स्थिति गांधी जी के अंदर नहीं थी। आप भी आज मुझे विपक्ष के नेता के रूप में बोलना है और आज मेरा एक एक शब्द पूज्य बापू को समर्पित है। मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसी विचारधारा के लोग जिन्होंने गांधी जी को मार दिया लेकिन गांधी जी की विचारधारा को नहीं मार सके, आज भी 24 घंटे उनके दिमाग में यह रहता है कि गांधी जी की विचारधारा को कैसे मारा जाए। और मुझे बड़ा दुख है कि वो लोग आज भी कुछ लोग उनको पूजते हैं। जो गांधी जी के हत्यारे थे, एक तरफ हम गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जिन्होंने गांधी जी पे गोली चलाई उनकी तारीफ करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। यह मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल साहब को विदेश जाने का बड़ा शौक है। विदेश जब जाते हैं तो 10 लाख का सूट काम नहीं आता, वो एक लंगोटी वाला गांधी काम आता है। गांधी के नाम से उसकी पहचान है विदेश के अंदर। 70 के दशक में अजहर आसमी ने एक गीत लिखा था कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको गांधी वाला हिंदुस्तान चाहिए, परंतु आज छल कपट आ गया है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम को निष्कपट लोग ही पसंद हैं, लेकिन आज रामचरितमानस में कहा गया था कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, और जो कपटी लोग हैं वो मुझे नहीं सुहाते हैं। ये भगवान श्री राम ने कहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। बीच में मत बोलिए। मैं कहना चाहूंगा, मेरा सवाल और चिंता है कि आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो लोग जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं उनके खिलाफ। ये इनके इन प्रकार ईवीएम के कारण सत्ता तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान श्री राम को वो कभी नहीं पा सकते। ये मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे चुन के भेजा
मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अंबेडकर को कि जिसके बनाए हुए मजबूत संविधान की वजह से टीकाराम जूली आज इस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित है और हमारी पार्टी माननीय बाबा साहब अंबेडकर को माननीय सदस्य मानने वाली पार्टी है। डॉक्टर साहब, आप ही क्या पूरी बीजेपी को बाबा साहब के नाम से चिढ़न है। दोनों की दोस्ती। जहां कहीं भी नहीं, हमारी तो है, क्योंकि अरे माननीय सदस्य, क्योंकि दलित और आदिवासी। माननीय सदस्य, आप सदन में नहीं थे, तय हुआ है कि आप नहीं बोलेंगे, नहीं करके लोग बोलेंगे। हमारी तो दोस्ती है, क्योंकि दलित आदिवासी हम तो भाई भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने इस सदन के अंदर पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाकर भेजा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब महामहिम से यहां असत्य वाचन करवाया गया। महाभारत के अंदर दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मा नैच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मा नैच में निर्वृत्ति। यानी मुझे पता है धर्म क्या है और मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति तो अधर्म के साथ है। इसलिए राज्यपाल महोदय सब जानते हैं कि उनसे झूठ पढ़वाया, असत्य पढ़वाया जा रहा है, क्योंकि 6 माह पहले राज्यपाल महोदय ने इसी सरकार की इसी जगह पे तारीफ की थी। लेकिन जिस प्रकार से अभिभाषण तैयार हुआ, मेरे को तो ऐसा लगता है यहां विभागों से पहले अभिभाषण मांगा जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल उसको तैयार करके भेजता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्ची दिल्ली से आई थी, ऐसे ही इसका भी दिल्ली से अभिभाषण आ गया और हम लोगों ने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाकर पास कर दी। और एक और बड़ी विडंबना है कि 100 दिन की कार्य योजना हम बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वो भी सभी भाषण के लिए। 100 दिन में क्या देंगे आप राजस्थान की जनता को, ये भी जरा आप देख लेना। अभिभाषण के पैरा नंबर 3 में प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया है, भारी मतदान की बात कही गई है, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जनता का जो जनादेश आया, क्या उसका हम लोगों ने पालन किया? मुझे पता चला कि दिल्ली से पर्यवेक्षक यहां आए थे विधायकों से राय शुमारी करने के लिए, पर राय शुमारी न करके एक पर्ची पकड़ा दी। माननीय हमारे बहुत सीनियर सदस्य यहां पे मौजूद हैं। नहीं, आप कोई ऐतराज है बता दो। बैठे बैठे नहीं बोले। माननीय कोई बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आप बैठिए, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। मैं इनके बोल रहे अपन ने वादा हुआ था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं इधर के बोलेंगे मुख्यमंत्री के समय। अध्यक्ष जी, आप चुप रहिए। ये लोग आपके नेता को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि हमारे जो आए थे ना, हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई है, बाकायदा प्रस्ताव लिया गया है, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है, पूछ लो चाहिए आप इनसे, सब लोगों ने मेरा नाम लिया है। और आपके तो जिनको पर्ची दी गई ना, आपको तो जिनको पर्ची दी गई वो ये सोच रहे थे इसमें मेरा ही नाम है, लेकिन जब पर्ची खुली उसके बाद की स्थिति मैं बताता हूं आपको। सुना है जलजला आपका खूब है, सुना है जलजला आपका खूब है, देखा है पर्ची से ही आपका वजूद है, देखा है हाकिम की मर्जी से आपका वजूद है, सुना है
सोच समझकर पर्ची से ही आपको चुना है। एमपी, हरियाणा, गुजरात में भी यही खेल सुना है। ये किरदार उसके लिए बुना है जो 2014 के बाद में सेठ 100 गुना बना है। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। अभिभाषण पे आऊं मैं, जमेगा। पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं हमारे पूरे सदन की तरफ से। अगर हम भी खामोश रहे, 2 लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि अगर हम भी खामोश रहे तो लब खोलेगा कौन? इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोलेगा कौन? यहां मजलूमों को सताया जाता है, यहां मजलूमों को सताया जाता है। सत्ता के लालच में बेकसूरों के घरों को जलाया जाता है। ये तो जमा होगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जीत की खुशी भी होती और खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीत की खुमारी हो जाती, खुमारी। यहां माननीय हवा महल से आने वाले सदस्य जैसे ही चुनाव जीते, गदा लेके चल पड़े बाजारों के अंदर, ऐसे चल दिए कहीं रामलीला में कोई रोल करना हो आपको। और फिर अगले दिन आपके यहां से कोई गुड़की लगी, माफी मांग लेते। आपके सहारा से आने वाले विधायक हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर को धमकाते हैं, कहते हैं भगवान से डरो, शर्म करो, तुम्हारे लूली लंगड़ी औलाद पैदा होगी, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। हद है। आपको आप बाबा जी बन गए कि जो शराब देने लग गए। आपका काम जनता ने उनकी बात को इस सदन के अंदर उठाने के लिए किया है। और यही नहीं, हमारे शाहपुरा से आने वाले एक बीजेपी के विधायक ने तो हद ही कर दी। वहां आम जनता के सामने एक नई महिला अधिकारी जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी, उसको किस प्रकार से धमकाते हैं, उसकी नौकरी खा जाने की बात करते हैं। ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। एक नई अफसर महिला, उसको आप जनता के बीच में जलील करना चाहते हैं। यह आपकी मानसिकता दर्शाती है। और यही नहीं, आपके तो शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो भरे पूरे समारोह में अधिकारियों को धमकाते हैं। क्यों भाई, ऐसा कौन सा परमिट आपने ले लिया? और यही नहीं, आपके मंडल से आने वाले सदस्य तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करो। ये आपकी कानून व्यवस्था है। और आपके मंत्री यहां तो गांधी जी को नमन कर रहे हैं और वहां अपने चेंबर के अंदर गांधी जी की और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटा रहे हैं। सेम। शर्म आती है ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसी सोच पर। और यही नहीं, प्रतिमा दफ्तर के अंदर जो लगी हुई वो। और यही नहीं, मैं और कहना चाहूंगा, ये तो आपके जो सदस्य जीत के आए हैं ना, उनकी बता रहा हूं। और जिनको जनता ने दुत्कार दिया, जो यहां जो जितने सारे लोग बैठे हैं ना, ये जिनको निमटा के आए हैं, उनने भी खेल शुरू कर दिया है। वो भी अपने आप को विधायक ही मान रहे हैं। उन पे भी आप ध्यान रखना, नहीं वो सारा आपका नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है। और यही नहीं, आपकी कानून व्यवस्था, आपने लगातार जो है एक्शन मोड चल रहा है। सरकार एक्शन मोड में
10,000 गिरफ्तारियां, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया होगा 10,000 गिरफ्तारी हमने कर ली। आपको यह नहीं बताया होगा कि 10,000 में से 7718 लोग शांति भंग में 151 में पकड़ के उसी दिन छोड़ दिए थे। और ये वो लोग हैं जो बेचारे कहीं चौराहे में बैठे थे, कहीं गांव में बड़े बुजुर्ग ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, उन लोगों को लाके आपने ठोक दिया और बता दिया कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। हो गई ना कानून व्यवस्था दुरुस्त। आपने यही नहीं, 3 दिन में सिर्फ 116 नए मुकदमे दर्ज हुए, 116। और जो भू माफिया, शराब माफिया, संपत्ति अपराध, पता नहीं कितने कितने आप केस बता रहे थे, उनमें मात्र 259 लोग आपने अरेस्ट किए। ये आपकी कानून व्यवस्था है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और यही नहीं, आपने तो राजस्थान को रेपिस्तान बता दिया था ना, बताया था ना, सही बताया था ना, सही बताया था ना। अब आप सुनिए, चलती बस में युवती से गैंगरेप जयपुर, 8वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप दौसा, जोधपुर के गहनों के लिए मां बेटी की और भतीजी की गला रेत कर हत्या, सिकंदरा दुष्कर्म कर वीडियो बनाया दौसा, राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बस, राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बस और बस के अंदर महिला यात्री से दरिंदगी, कहां की खबर है ये? भरतपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की तो कानून व्यवस्था जब ठीक करेंगे, पहले भरतपुर की तो हो जाए। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या की, चित्तौड़, पाली, बाड़मेर। और यही नहीं, महिला अपराध जो आप बार बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना, जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है जहां आपकी सरकार है, और महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, वहां भी आपकी सरकार है, ये मैं कहना चाहूंगा। और अरे शांति रहिए, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग उतना ही बोलेंगे जितनी इनके अंदर इस सदन की गरिमा रखने की शिद्दत है। दोनों पक्षों को कह रहा हूं, नहीं, दोनों सही हैं, हमारे वाले कोई नहीं बोल रहे। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का रवैया इन माननीयों का है ना, इनको ट्रेनिंग दे दो पहले। ये राजस्थान की विधानसभा है, कोई चौपड़ नहीं है। जिस प्रकार से जो मर्जी जो बोलता है, बैठ जाओ, अब आपके बोलने का काम नहीं है। अब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो, सुनने का मादा रखिए, 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 आप सुनने का मादा रखिए। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके खुद ही आपके सदस्य खड़े हो रहे हैं, कोई सदस्य खड़े नहीं हो रहे। इसके लिए मैं खड़ा हूँ, इसके लिए मैं हूँ, इसके लिए आप नहीं है, इसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप बैठिए। इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, इन सब के लिए अकेला ही करने दीजिए, आप बैठिए। इन सब के लिए माननीय अध्यक्ष जी, इनको ये बात भी बतानी पड़ेगी कि कोई माननीय मंत्री ऐसा करे तो ये तो और भी गलत बात है, ये तो और भी गलत बात है। और आप ज्यादा मत बोलिए। 7 दिन पहले अलवर में भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला है, ये भी मैं कहना चाहूंगा आपको, ये भी मैं कहना चाहूंगा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मंत्री जी, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, माननीय मंत्री जी, बैठिए। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बात है। आप खड़े मत होइए,
आप होंगे तो आप उनसे माननीय अध्यक्ष जी। वो एक खड़ा हो रहा है, 5 खड़े हो रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बात है। तो मैं उसके लिए मैं हूँ, ये उनको गलत बात बैठाने के लिए है। मैं हूँ, आप नहीं है। उनको बैठाने के लिए मेरी ड्यूटी है, आपकी नहीं है। आप शांत रहिए, बोलिए। पूरे प्रदेश की और देश की जनता यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का आचरण देख रही है। आप सबका आचरण देख रही है, किस प्रकार का आपका बर्ताव सदन के अंदर है। और ये मेरे साथ ही नहीं कर रहे आप पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आपकी परिपाटी पुरानी रही है। पहले जब आप कहीं फंस जाते थे तो भारत माता की जय लगाते थे। अब विधानसभा में जब जवाब देने में फंसते हो तो जय श्री राम का नारा लगाते हो। इससे काम नहीं चलेगा भाई। जय श्री राम तो हम भी मानने वाले हैं, मेरे तो नाम में ही राम है। और बीजेपी पैदा कब हुई है? बीजेपी से पहले श्री राम है। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे आप लेके आए हो। और माननीय जो अलवर शहर से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने एक बात कही है मूक बधिर बच्ची का। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में ताकत है और सही मायने में अगर इस देश के संविधान को मानते हो और सही मायने में जो जनता से आपने वादे किए हैं, तो उस मामले की अब आप जांच करा के दिखा देना। उस मामले की अब आप जांच करा देना। माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, सक्षम है माननीय मुख्यमंत्री। यहाँ नंबर बनाने का चक्कर है, नंबर बनाने का चक्कर है। मुख्यमंत्री जी सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो रहते हैं ओटीएस में, मैं रहता हूं सिविल लाइंस में। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन आदमी रात को सिविल लाइंस में जा रहा है। ये आपको भी निपटाने के चक्कर में मैं बता दूंगा आपको। मेरे को सब पता है इनका एक एक का कौन रात को कहां जा रहा है। माननीय मंत्री, ये यहाँ आपके सामने कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ कहते हैं, मेरे को सब पता है, क्योंकि मैं रात को टहलता हूं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस थाने का निरीक्षण करने गए तो आपका प्रोटोकॉल में कोई अधिकारी नहीं पहुंचे और थाने के निरीक्षण में आप हाजिरी भर रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। राजस्थान की जनता ने आपको ताकत दी है कि आप इन लोगों से हाजिरी भरो, नहीं बैठे गैलरी में भरेंगे हाजिरी। आपको भरने की कहां जरूरत है? हम और आप ही हाजिरी भरने लग गए और थानेदार की कुर्सी पे बैठ गए। लोग कह रहे थे कि साहब हमने मुख्यमंत्री बनाया कि थानेदार पता ही नहीं हो चल रहा। मैं ये लोग आपको, आप ही के पक्ष के लोग नहीं चाहते कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति, सरल सौम्य, हमेशा हंसते रहने वाला मुख्यमंत्री ज्यादा समय चले। ये ज्यादातर नहीं चाहते। और वो भी ये जो आपकी जो फ्रंट रो है ना, ये 2 रो छोड़ दो, बाकी पीछे यही मामला है। और यही सभी और है। यही लोग लगातार, आपकी ओर भी है, यही लोग लगातार इस सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस सरकार की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, एक कंफ्यूजन की स्थिति है इस पूरी सरकार के अंदर। कंफ्यूजन पहले तो बहुत दिन तक सीएम का रहा, फिर मंत्रियों का रहा, फिर मंत्रियों के डिपार्टमेंट का रहा, और इसी में लगभग 1-1.5 महीना निकल गया। अब उसके बाद में किराए पे तो सीएस है, किराए पे डीजी है, डबल एजी के लिए हाई कोर्ट इनके रोज डांट लगा रहा है। आईएएस की सूची सुबह आती है, शाम को उसमें संशोधन आ जाता है। 22 तारीख को ओपीएस के ऑर्डर जारी होते हैं, 24 तारीख को फिर एनपीएस के ऑर्डर आ जाते हैं। यहां पे जो हमारे मंत्री हैं ये ऐसे का इंतजार कर रहे हैं, इनके पीएस लगे, इनका स्टाफ लगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। और ज्यादातर अधिकारियों को एपीओ कर रखा है। ज्यादातर एक एक के पास, आज मैं पढ़ रहा था सुबह, एक अखबार ने छापा, पता नहीं 50 से अधिक जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है। तो आप ये असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? तो वो 100 दिन की कार्य योजना बनी, उसको आप कब पूरा करेंगे? ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। मैं आपने कांग्रेस की जम के आलोचना की, हमने सुनी।
अब मैं जो कह रहा हूं वो आप सुनो। राजस्थान के अंदर, राजस्थान ने पूरे देश के अंदर जो रैंकिंग हासिल की है ना, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में पूरे देश के अंदर नंबर 1, 25 लाख का इंश्योरेंस देने में पूरे देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा सब सेंटर खोलने में राजस्थान नंबर 1, सबसे अधिक पीएचसी खोलने में राजस्थान नंबर 1, सबसे अधिक सीएचसी खोलने में राजस्थान नंबर 1, सबसे ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज। आप जो इसमें कह रहे हो ना हम सब जगह मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो अब आप 50 की बात करना, 33 में तो पहले खुल चुके हैं, ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर राजस्थान में, सबसे अधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में, सबसे अधिक नए कॉलेज खोलने में राजस्थान नंबर 1, नए सिविल सर्विसेज अधिकारी देने में राजस्थान नंबर 1, सरकारी नौकरी देने में राजस्थान नंबर 1, ओपीएस स्कीम देने में राजस्थान नंबर 1, शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने में राजस्थान नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में राजस्थान नंबर 1, देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के अंदर, दूध उत्पादन में नंबर 1, ऊन उत्पादन में नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1, अनाज तिलहन दलहन और चना उत्पादन में नंबर 1, बाजरा और सरसों उत्पादन में नंबर 1, मनरेगा के अंदर काम देने में नंबर 1, 125 दिन की मनरेगा देने में नंबर 1, शहरों के अंदर मनरेगा शुरू करने में नंबर 1, स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर 1, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग में नंबर 1, इंस्पायर अवार्ड योजना में नंबर 1, जन समस्या निराकरण में नंबर 1 और आर्थिक विकास दर में पूरे देश में सेकंड नंबर पे राजस्थान रहा है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और मैं बैठिए सुनो ये मेरे मैं बैठा हूं, आप बैठिए, पहले आप बैठिए। मिस्टर बोरा, मैं आपसे 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बैठिए, कोई बुलाएगा नहीं। अरे शांति से सुनिए। मंत्री जी, मंत्री बैठिए, माननीय कठुमार के विधायक जी बैठिए आप बढ़िया बोलो आप अपने कंटिन्यू करो। नहीं, किसी और को नंबर बनाने हो तो खड़े हो जाओ भाई। मैं देख रहा हूँ अलवर वाला कोई ज्यादा स्प्रिंग लग रही है। मैं उत्तर दे देंगे आपने। अरे भाई, माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हो, आप खड़े हो रहे हो। वो ये बता रहे हैं खींची जी डेपुटेशन पे गए, खींची जी हमारे यहीं से गए, कुछ समय के लिए वापस आ जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं, इधर भी कई लोग इधर नहीं है, इधर वालों ने उधर जाके बनाई है, ज्यादातर इधर के ही है। चलिए आप तो कंटिन्यू गए। आपने कल ईआरसीपी पे बड़ी बधाइयां ले ली आपने, बड़ा स्वागत हुआ है, सुना है एयरपोर्ट के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं माननीय नेता सदन, जब आप जवाब दें तब आप एक चीज का जवाब दे देना कि जो पुराना एमओयू है, पुराना जो समझौता है, उसके अंदर जो राजस्थान को पानी मिल रहा था उतना पानी अब राजस्थान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप मेरा जवाब दे देना। आप ये भी बता देना कि जो नए बांध जुड़ने हैं वो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। और ऐसी क्या जल्दी आ गई, क्या नौबत आ गई कि आपने एमओयू को बिना पढ़े ही साइन कर दिया? हमारे मंत्री जी तक को भी नहीं पता और एमओयू साइन हो गया। मैं एक बात प्रदेश की जनता के सामने भी रखना चाहूं, ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है 13 जिलों की लाइफ लाइन है। हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, आपने लड़ाई लड़ी। हम तो कहते हैं कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने एक शुरुआत की थी, लेकिन आपके 25 सांसद यहां से 2 बार जीत के गए और पिछली बार तो हमारे यहां के जल शक्ति मंत्री थे, अभी हैं और उसके बावजूद आपको भी अपने गिरेबान में झांकना कि 15-20 दिन बचे हैं,
भारत सरकार को नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले आप कह रहे हो ईआरसीपी कर दी, प्रदेश की जनता के साथ छलावा करना चाहते हो। 10 साल से कहा थे आप लोग, 10 साल से जो किसान मरा है उसका जवाब कौन देगा? हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कितना संघर्ष इसके लिए किया है, उसका जवाब कौन देगा? आज आप जवाब दे रहे थे। इनका लहजा, इनकी टोन वो नहीं थी जो पहले जो बोलते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर है, मजबूरी है, जो पढ़ के इनसे बुलवाया जा रहा है वो इनकी मजबूरी थी। ईआरसीपी को आप क्लियर करें कि 10 साल क्यों रोकी? राजस्थान का पानी कम हुआ है, नहीं हुआ? और इसका एमओयू पढ़ा या नहीं पढ़ा, सदन में तो रखा नहीं। आज माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन किसी विषय पर सदन के अंदर चर्चा हो और वो डॉक्यूमेंट सदन में उपलब्ध नहीं हो, ये तो हमारे जो है ना बेचारे सीधे सदस्य हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के बोल रहे क्योंकि ईआरसीपी महत्वपूर्ण है। नहीं तो पहले वो डॉक्यूमेंट सदन की मेज पे रखा जाता, फिर उसको हम देखते, तब हम बोलते, तब उसका कोई जवाब आता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक वो एमओयू की कॉपी माननीय सभी सदस्यों को, हमारे भी आपके भी 83 सदस्य तो ईआरसीपी के अंदर आते हैं, उनको भी उपलब्ध करा देना। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पता नहीं है कि नहीं है, ये तो यही बता पाएंगे, बोलेंगे जब बता देंगे। आपने अभिभाषण के पैरा 13 और 14 में राजस्थान को बीमारू राज्य कहा। अपने स्टेट का इस प्रकार से आपके द्वारा ही ये कथन, वैसे तो हमने तो गांव में सुना है कि अपनी मां को डाकन कोई ना बतावे। अपन अपने स्टेट की किन शब्दों के अंदर यहां सदन में रख रहे हैं, ऐसे शब्द का मैं घोर प्रतिवाद करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस राजस्थान को आप बीमारू राज्य बता रहे हैं ना, उसमें 2008 से 13 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने 1.29 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पे छोड़ा था, और जिसे 13 से 18 के बीच में जब आपकी सरकार आई तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर 3.11 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 2.5 गुना कर्जा आपने राजस्थान पे छोड़ा। और पुनः जब हमारी सरकार आई तब हमने जो कर्जा छोड़ा है वो 5.80 लाख करोड़ हमने छोड़ा है, यानी कि आपका 2.5 गुना, हमारा 1.5 गुना। आप मैथ में कमजोर हैं, हमारा 1.5 गुना है, आपका 2.5 गुना है। ये आप थोड़ा सा माननीय संसदीय मंत्री महोदय आप इसका देखना। जबकि हालत ये थी 2 साल इस प्रदेश के अंदर, प्रदेश तो क्या देश और दुनिया के अंदर कोरोना रहा, और कोरोना की महामारी के दौरान भी हमने कोई कमी इस प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब राज्य में कुल जो निर्यात है 46,47,692 करोड़ का हुआ था, और जो 22-23 में हमारी कांग्रेस सरकार आई तब वो बढ़कर 77,77,137 करोड़ रुपए पहुंच गया। आपसे ज्यादा निर्यात हमने राजस्थान से किया है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी 31,000 करोड़ रुपए हमारे समय में बढ़े। आपने देखा होगा हमने कितने औद्योगिक क्षेत्र नए खोले, आपके इधर से आने वाले सदस्यों की भी खूब डिमांड थी, उनके आधार पर भी हमने खोले। और मैं ये और कहना चाहूंगा कि 31 मार्च 2014 को जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार थी तो भारत सरकार ने
जो कर्जा छोड़ा था वो 55,87,000 करोड़ रुपए का था। आजादी से लेकर 2014 तक का कर्जा था 55,87,000 करोड़ रुपए। और अभी आपकी वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार का कर्ज 31 मार्च को बढ़कर 1,52,61,60,000 करोड़, यानी कि 3 गुना कर्ज बढ़ गया। 3 गुना। 65 साल का जो कर्जा था उससे तिगुना कर्जा आपने 10 साल के अंदर भारत सरकार पे चढ़ा दिया। और यही नहीं, आपने तो जो युद्ध या कोई ऐसी विपदा के समय रिजर्व बैंक का पैसा रखा था वो भी आप लोगों ने निकाल लिया। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय ने पिछली सरकार पे आरोप लगाए, कोरोना के अंदर जो काम हुआ, आप तो बहुत मोदी मोदी कर रहे थे ना, बहुत तारीफ कर रहे थे मोदी जी की। उन्हीं मोदी जी ने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की तारीफ की थी कोरोना प्रबंधन के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, जिस पवित्र गंगा माता की आप बात कर रहे थे, उसी पवित्र गंगा के अंदर कोरोना में जो लोग मर गए उनके लाशों को उसी गंगा मैया में बहा दिया गया। ये आपकी बीजेपी की जो यूपी के अंदर सरकार है उसका प्रबंधन था। कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा दिया और प्रदेश के अंदर सभी लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। जो मजदूर पैदल चल रहे थे उनके लिए राजस्थान रोडवेज ने स्पेशल बसें लगाकर उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। आपने क्या किया पता है? मोदी सरकार ने रोक लगा दी कि हमारी यहां से कोई भी बसें मजदूरों को वहां पे नहीं लेके जाएंगी। और आपने मना कर दिया उन बसों का किराया देने के लिए। राजस्थान रोडवेज की बसों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरे देश में कहीं का भी अगर कोई मजदूर यहां पे फंसा हुआ था उसको वहां पे छोड़ने का काम किया। हर व्यक्ति को 33 लाख परिवारों को 5500 रुपए हमारी सरकार ने उस समय उनके खाते के अंदर डाले। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और आपके लॉकडाउन लगाने से पहले, भारत सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले राजस्थान ने सबसे पहले यहां पे लॉकडाउन लगाया था देश के अंदर। आप हमारी सोच को पा भी नहीं सकते, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मोदी जी ने एक योजना चलाई है देश के युवाओं के लिए, अग्निवीर। 17 में भर्ती, 21 में रिटायर, 4 साल में ही। और आप जैसे तो आप में से कह दो ना 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। या मैं देख रहा हूं 80, 90 साल के भी दोबारा जीत के आना चाहते हैं इस सदन के अंदर। तो उन युवाओं ने क्या बिगाड़ दिया कि आप उनको 4 साल में रिटायर करना चाहते? खुद की नहीं देखते हैं, लेकिन उन युवाओं के बारे में देखते हैं कि वो गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा जो सेना के अंदर भर्ती होता था और जज्बे के साथ अगर देश के लिए उसको जान भी देनी पड़ती थी तो जान दे देता था। मुझे बड़ा दुख हुआ तब अभी पिछले दिनों एक अग्निवीर सैनिक की मृत्यु हो गई पंजाब में। घर वाले देख रहे थे कि उसको सलामी दी जाएगी, उसको तिरंगा नसीब होगा, उसके बच्चों को, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। लेकिन जब कोई नहीं आया तब ये बात चली आखिर हुआ क्या? पता चला कि ये तो अग्निवीर था। आप उसकी तालियां बजाते हैं। और राजस्थान सरकार वो पैटर्न राजस्थान के अंदर लागू कर रही है ना? नहीं कर रही। आपको नहीं, आपने अग्निवीर की जगह मंत्रीवीर योजना शुरू कर दी राजस्थान।
मंत्रीगिरी शुरू कर दी। आचार संहिता के अंदर ऐसा मंत्री बनाया जिसने न तो चार्ज लिया, न कमरा देखा, न तनख्वाह मिली, न पेंशन मिली, और अग्निवीर बना के आपने भेज दिया। किस प्रकार से लोग कहते हैं सिटी बच गई, मोरियो बोल गो, सिटी बच गई, पता नहीं क्या क्या। बड़ी इस प्रकार के निर्णय आप लोग भी लेना माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कम से कम लोगों से सलाह कर रही है। लोग, मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, इनको ऐसा भला आदमी पसंद नहीं है जो इस सीट पे बैठे। ये लोग आपको निमटाने में लगे हुए हैं। नहीं, बताओ क्या जरूरत थी? जब आचार संहिता लगती है, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य भी बैठे हैं, जब चुनाव के अंदर हम लोग जाते हैं तो बच्चियां कई जगह तिलक निकालती, कई जगह ढोल वाले आते हैं, तो उनको 150 रुपए भी देते हुए डरते हम कि कहीं आचार संहिता में नहीं फंस जाए कि आपने 100 रुपए यहां पे दे दिए। आपने तो मंत्री बना दिया, आचार संहिता का पूरा उल्लंघन, क्योंकि ना खाता ना भई, और जो वो कह दे वो सही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं मर्यादाओं का ध्यान रखो, संविधान का ध्यान रखो। हम आज जिस पवित्र सदन के अंदर हम पहुंचे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के अंदर हम एक ऐसा मैसेज दे कि सरकार सही काम कर रही है, सही निर्णय ले रही है। आज मैंने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा, मैंने मेरे सदन की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के सामने पहले दिन ये कहा था कि हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ रहेगा। आप अच्छे निर्णय लेंगे, हम मैच थपथपाएंगे, लेकिन आप गलत निर्णय लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो प्रदेश की जनता के खिलाफ है, तो फिर हम सड़कों पे भी आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दोष है उन राजीव गांधी युवा मित्रों का? 5000 युवा मित्र, उनके 5000 परिवार पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी भयंकर ठंड के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा दिल रखिए। आपको राजीव गांधी नाम पसंद नहीं है, मैं प्रस्ताव करता हूं, हमारे साथी प्रस्ताव करेंगे, आप तो अटल युवा मित्र बना दो उनको। हम तैयार हैं, पर उनका रोजगार मत छीनो। आप उन गरीबों के पेट पर लात मत मारो। भगवान राम भी यही कहते थे कि मैं उसको चाहता हूं जो गरीब को चाहता हूं। तो आप उनका ध्यान रखिए। और यही नहीं, आप देखिए नर्सिंग के हमारे बच्चे लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, बच्चों की हालत खराब हो रही है, भर्ती पूरी हो चुकी है, सिर्फ उनको नियुक्ति देनी है, लेकिन हम उनको नियुक्ति नहीं दे रहे। आगे आचार संहिता फिर लग जाएगी, वो बेचारे फिर 6-8 महीना और लेट हो जाएंगे। आप उनको नियुक्ति दीजिए, आप बड़े बनेंगे। देखिए सरकारें बदलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति जिसने सारे पेपर पास कर लिए, आज यहां तक पहुंच गए, वो बेचारे आज परेशान है, वो बच्चे परेशान है, उनका परिवार परेशान है। हम खुद पे ये बात सोच के देखें कि यहां फिर मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूं, माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य, इन्होंने बीच में मत बोलिए। कालीचरण जी तो शहीद वाली में आ गए। माननीय सदस्य, ये वो मंत्री वीर बन गए जो मंत्री बिना बनाए हो गए। ये तीसरी कैटेगरी है। अरे माननीय सदस्य, वो लोग, आपने ऐसे लोगों के लिए खूब संघर्ष किया है, और अब भी आपने आरएस की भर्ती जो है उसकी तारीख भी आपने आगे सरकवाई। तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इन बच्चों पे जरूर अपना हाथ रखें। हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, इनको नौकरी दीजिए। यही नहीं, वो ठंड में मर रहे हैं, लाइट काट दी जाती है, पानी के टैंकर रोक दिए जाते हैं, टॉयलेट हटा दिए जाते हैं। किन परिस्थितियों के अंदर वो लोग रह रहे हैं। यहां ठेका कर्मी, यहां संविदा कर्मी, यहां पशु मित्र, यहां महात्मा गांधी प्रेरक, ये सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए संविधान ने हमें वो ताकत दी है, और संविधान ने उन्हें प्रदर्शन करने की ताकत दी। आज उनकी बात पे हमें गहराई से विचार करते हुए उनके जीवन में जो बदलाव आ सकता है वो लाने का हमें काम करना चाहिए। माननीय
मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जो काम किया, आपने बुराइयां तो खूब की, चिंता मत करो, मैं 5:04 पे सही छोड़ दूंगा, मैं 4:04 पे बुलवाया था। हमारे समय में एक सेकंड, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्रवाई